हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त एकदम बढ़िया हो ना? एग्जाम आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? टेंशन वेंशन तो नहीं हो रहा है? कोई नहीं, अगर पढ़ाई करी है पूरे साल तो टेंशन नहीं होगा, अगर नहीं करी है तो टेंशन होगा। तो टेंशन हो रहा है तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाओ, आपका टेंशन हम कर देंगे खत्म, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में आपकी तैयारी को बहुत शानदार बना देंगे। आइए हमारा विद्युत वाला चैप्टर एक बार हम पूरा कर देते हैं, दो दिन का, आज का और कल का। उसके बाद हम बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है एग्जाम के रिलेटेड ही करने वाले हैं। हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने किस तरह से बात करी थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कैसे। आज हमारा एक छोटा सा एक बिंदु है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। औषध में चुंबकत्व। औषध, आप सोच रहे हो औषध क्या है? अरे औषध का मतलब कुछ नहीं है, जो आपका इलाज हो रहा है। औषधि सुना होगा ना, औषधि दवाइयाँ होती है ना, इस तरह से जो आपका इलाज होता है, आपका जो हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से इसका यूज होता है फिजिक्स है भाई साहब, साइंस का पूरे ब्रह्मांड में हर तरह का इस्तेमाल हम करते हैं फिजिक्स का, तो बिल्कुल। तो औषध में चुंबकत्व का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्या हमारे शरीर के अंदर कोई करंट वरंट चल रहा है क्या? बताओ, हमारे शरीर में कहीं करंट चलता है क्या? विद्युत धारा, यहाँ कुछ विद्युत से रिलेटेड मामला चलता है क्या? अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, क्या मेरे अंदर कोई विद्युत से संबंधित कुछ है कि नहीं है? बताओ। अच्छा याद करो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो नियंत्रण एवं समन्वय, तो हमने आपको वहां पर बताया था कि जो सूचनाएं होती है वो सूचनाएं किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही थी हमारी। तो उसके अंदर हमने एक बात कही थी, जो नाम था बहुत महत्वपूर्ण था, कि हमारे जंतुओं के अंदर विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये जो विद्युत आवेग जब चलता है, ये विद्युत आवेग का मतलब विद्युत धारा ही समझ लो, यानी कि करंट चल रहा है। तो जब ये विद्युत आवेग चलता है तो निश्चित तौर पर इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, ये चुंबकत्व जो है ना, ये बहुत कम उत्पन्न होता है, बहुत कम, मतलब बहुत इतना कम कि जैसे हमारे मतलब दुर्बल कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर चुंबक है और हम कहीं दूसरी चुंबक से आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाए, कोई बड़ी चुंबक है और हम उसके चिपक जाए फिर हम हटे ही ना, मतलब दुर्बल होता है। ये जो चुंबक तो है ये कैसा हो जाएगा? दुर्बल। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बल लगता है, चुंबकत्व लगता है, उसका तो 1/अरब भाग, 1/1 अरब भाग के बराबर, मतलब न के बराबर लगता है, न के बराबर लगता है, लेकिन लगता है। मेन बात यह है कि लगता है। अब हम बात करते हैं चुंबकत्व लगता है, मुख्य रूप से ये जहां ज्यादा लगता है वो लगता है एक तो आपका मस्तिष्क के अंदर। किसके अंदर? मस्तिष्क के अंदर, एक लगता है हृदय के अंदर। इन दोनों के अंदर ये भाई मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अंदर तो मस्तिष्क हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम था, नियंत्रण और समन्वय में जब हम पढ़ते थे तो सबसे मुख्य रोल जो किसका था? मस्तिष्क का था। तो मस्तिष्क के अंदर सबसे ज्यादा क्या लगता है? ये चुंबकत्व लगता है। हृदय में भी लगता है, हृदय में भी विद्युत आवेग चलते रहते हैं। ठीक, यहाँ आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो चुंबकत्व चलता है, इसका उपयोग जो है वो हम हमारे शरीर के प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। प्रतिबिंब का मतलब क्या है? फोटो खींचने में करते हैं। हमारे शरीर का कोई फोटो वोटो लेना है, अंदर के अंगों का, हमारे शरीर के अंदर के अंगों का फोटो लेना है, यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इस चुंबकत्व का उपयोग करते हैं। तो हम इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विधि है हमारी फिजिक्स की, वो काम में लेते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? MRI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MRI। कितने लोगों ने इस MRI का नाम सुना है? कमेंट करके बताओ।
MRI जो हॉस्पिटल आप गए हो और डॉक्टर ने कहा होगा कि इसके तो सिर में लगी हुई है और इसकी क्या करवानी पड़ेगी, MRI करवाओ, MRI करवाओ। अब आप कहोगे ये MRI होता क्या है? तो कभी वैसे हमारे मतलब भारतीय लोगों की सबसे खास बात यह है कि हम कभी तर्क नहीं करते, हम कभी किसी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है, हम डायरेक्ट उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कुछ हमें कहा जाता है हम वैसा करते जाते हैं, लेकिन हम उसके पीछे सोचते नहीं है। अगर हमें डॉक्टर ने कहा कि इसका MRI कराओ, तो हमें पता ही नहीं है कि MRI होता क्या है, MRI कैसे होगा, क्यों है, ये बातें हमें थोड़ी पता होती है, हम पता करने की कोशिश भी नहीं करते, है ना। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो जानकारियाँ रखने में विश्वास नहीं करते हैं, हम पढ़ने में ज़्यादा विश्वास थोड़ी करते हैं। अगर पढ़ते तो आज के समय के अंदर हम पढ़ने में विश्वास करते तो आज आप देखोगे यूट्यूब यहाँ हो, इंस्टाग्राम हो या किसी तरह का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर जो मतलब बिना मतलब की जो बातें करते हैं, बिना मतलब का प्रदर्शन करते हैं, उन लोगों को बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको शेयर करते हैं। और एक कोई अगर आप कुछ जानकारी युक्त बातें आप अगर किसी को बताते हो यूट्यूब के माध्यम से या किसी के माध्यम से, तो कोई देखता ही नहीं है, देखना ही पसंद नहीं करता। जैसे आप हमारी क्लास है, तो हमारी क्लास में हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आपके सहपाठी ऐसे होंगे कि 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके पास मोबाइल भी है, लेकिन वो पढ़ते थोड़ी है, मोबाइल से पढ़ते नहीं है, क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें देखते रहते हैं जो काम की नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ये जो देश के लोग हैं, या देश के तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो हमारे ये वाले बच्चे देखते हैं हम, तो ये हो या बड़े हो, उनमें मतलब जानकारियाँ लेने की तो कोई है ही नहीं, जानकारियाँ तो उन्हें चाहिए ही नहीं है, तो उन्हें तो बस बिना मतलब की चीज़ें चाहिए। हम जैसे अब हमारा चैनल है, हम आपको कहें आप हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो नहीं करते हैं। नहीं इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो सीरियस वे में होती है, हम कोई आपका टाइम पास नहीं कर रहे हैं। तो टाइम पास नहीं कर रहे हैं तो लोग, और अश्लील बातें जिस ऐसी आती है उनको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं। आज आप ऐसा ही चल रहा है। तो अगर हम भी ऐसी चीज़ें करते कि उल्टा सीधा प्रदर्शन करते तो लोग हमें भी सपोर्ट करते, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हमारे से आप भले आप 10 लोग पढ़ो या आप 5 लोग ही पढ़ो, 15 लोग, 50 लोग, जितने भी पढ़ेंगे बस इतना ही पर्याप्त है, हमें उसी में ही संतुष्टि है। हम ये नहीं चाहते कि हम उल्टा सीधा प्रदर्शन करके लाखों व्यू लाएं, ऐसा नहीं चाहते। तो क्या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित करने पे फोकस करें। जानकारी ही हथियार होती है वर्तमान समय में, जानकारी के माध्यम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलो वापस आओ, हम बात कर रहे हैं MRI की। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप लोगों ने MRI नाम सुना होगा। क्या होता है MRI, किसी को पता है MRI क्या होता है? तो MRI क्या होता है ये बताओ। तो देखो, M का मतलब होता है मैग्नेटिक, अच्छा जो चुंबक है ना उसी से जुड़ा नाम है मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक, पूरा नाम लिख लूं, मैग्नेटिक। R का मतलब होता है रेजोनेंस, क्या होता है, रेजोनेंस। और I का मतलब होता है इमेजिंग, क्या होता है, इमेजिंग। ठीक है, क्या होता है, R का मतलब इमेजिंग, ठीक, इमेजिंग, GING। ठीक है, देखो अगर हम बात करें यहां से, तो आप MRI का मतलब समझ गए होंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो हम हिंदी का बात करें तो चुंबकीय अनुनाद, इसका हिंदी में नाम ध्यान रखना। हालांकि नाम जो है वो इंग्लिश का बढ़िया नाम दिखता है, मैग्नेटिक R से हमें पता चल जाएगा रेजोनेंस, और I से इमेजिंग। अच्छा, इमेज तो नाम पता होगा, इमेज क्या होता है, इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब कह सकते हैं,
प्रतिबिंब तो कह सकते हैं या फोटो कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। प्रतिबिंब तो इमेजिंग तो प्रतिबिंबन, बिंबन ये नाम इसका हो गया। चुंबकीय मैग्नेटिक का मतलब हो गया चुंबकीय, रेजोनेंस का मतलब हो गया अनुनाद, यानी कि ये इसका पूरा नाम है। अब इसमें क्या होता है कि ये जब हम एक ऐसी तकनीक है, इसके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, चुंबकत्व होता है, और ये भी एक चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब विधि है, यानी कि वहां जहाँ चुंबकत्व होता है वहां से ये फोटो खींच लेता है, वहां से ये क्या करता है, फोटो खींचता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर की या सिर के अंदर की मुख्यतः हृदय की वगैरह की एमआरआई की जाती है, तो उसका ये क्या कर लेता है, फोटो खींच लेता है। फिर ये आपकी एमआरआई रिपोर्ट जब डॉक्टर पढ़ता है तो वो देख लेता है कि आपके मस्तिष्क के अंदर कहाँ मामला गड़बड़ चल रहा है। जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी क्या होती है, नसें होती है, तो वहाँ से पता आपको चल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका ये आपको समझ आ गया कि हमारे यहाँ अगर सिर के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी है तो ये फोटो खींच लेगा एमआरआई के माध्यम से, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। क्लियर बात। इसी तरह से इस चुंबकत्व का हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चिकित्सा है, यूँ कह सकते हैं हम, यहाँ हॉस्पिटल के काम है जो उसके अंदर हम इसका उपयोग बहुत करते हैं। क्लियर बात, ये बात मैं बताना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत मोटर। कौन सा, विद्युत मोटर। देखो मोटर के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे और बहुत मजा आता है जब हमने मोटर देखी है। हमने मोटर जो देखी है, विद्युत मोटर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पानी निकालने की मोटर होती है, या फिर पंखा है इसके अंदर भी मोटर होती है, फ्रिज है इसके अंदर भी मोटर होती है कि नहीं होती है, कंप्यूटर होता है, यहाँ जो टैप वगैरह होते थे उसके अंदर भी मोटर हुआ करती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर जो घूम रही होती है ना, वो मोटर होती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत मोटर की। तो ये विद्युत मोटर कैसे होती है, विद्युत मोटर सबसे पहली बात तो ये किस सिद्धांत पे काम करती है, यानी कि ये काम कैसे करती है। तो विद्युत मोटर कैसे काम करती है, किस सिद्धांत पे काम करती है। तो देखो विद्युत मोटर जो है उसको हम क्या करते हैं, करंट देते हैं, यानी कि विद्युत धारा देते हैं, विद्युत धारा देते हैं। तो ये क्या करती है, घूमना शुरू हो जाती है। क्या करती है, घूमना शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा देते हैं तो ये क्या करती है, घूर्णन करती है। तो यूं कह सकते हैं ये घूर्णन युक्ति है, ऐसे कह सकते हैं। विद्युत मोटर क्या एक घूर्णन युक्ति कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम इसमें करंट देंगे तो ये घूर्णन करेगी, घूमना शुरू हो जाती है। क्या करेगी, घूर्णन करेगी। तो एक बात यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी, हमने क्या दी, विद्युत धारा यानी कि विद्युत ऊर्जा दी, विद्युत धारा यानी कि विद्युत ऊर्जा दी, और इसने क्या किया, घूमना शुरू कर दिया। तो घूमना शुरू कर दिया यानी कि विद्युत धारा को किसमें कन्वर्ट किया, किसमें बदला, इसने बदल दिया आपका किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। या ये बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो आगे की बात महत्वपूर्ण है, और आगे की चीज़ों को आप समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अगर 2-3 चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट बात तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। हालांकि बहुत से लोग आप पढ़ोगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप मोटर में से कोई भी बात आप भूल नहीं सकते। देखो विद्युत मोटर है, घूर्णन युक्ति है, और विद्युत धारा देते हैं तब ये घूर्णन करती है, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। इसके उदाहरण मतलब इसमें ये कहाँ का प्रयोग होती है, जैसे आपका पंखा हो गया है ना, मोटर हो गई, कूलर हो गया, फ्रीज हो गया, या फिर आपका वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें ये प्रयुक्त होती है। अब हम बात करते हैं कि ये मोटर जो है वो काम कैसे करती है, ये मोटर कैसे चलती है। मेन बात तो यही तो है, मजा तो तभी आएगा जब हम पता चले कि पंखा घूम रहा है, तो है क्या इसके अंदर ऐसा मामला, तो हम आपको ये बताते हैं। तो सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अरे है कुछ तो है। तो चलो देखो, ये एक चुंबक है और एक चुंबक यहाँ पर है, ये 2 चुंबक हैं। ऐसे कह सकते हैं एक चुंबक आपका N सिरा है और एक चुंबक का सिरा NS है। 2 ही सिरे होते हैं ना, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। N मतलब नॉर्थ वाला, S मतलब साउथ वाला। मैंने पहले ही दिन ही बता दिया था कि N यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, और
एस मतलब साउथ यानी कि दक्षिण ध्रुव। अब ये है हमने इसके अंदर एक कुंडली बनाई है, हमने एक कुंडली बनाई है इस तरह की, सो बनाई मतलब भले बनाई, ये हमने कुंडली बनाई और इसके अंदर हमने, ये कुंडली है किसी तार की है और हम अच्छा चलो इसके नाम दे देते हैं। तो जैसे हमने ए बी सी हो गया और डी। अच्छा ये आयताकार कुंडली हमने बनाई है, पहले हम कुंडली गोल बना रहे थे, मतलब हमने पहले जो कुंडली बनाई, कुंडली हमने पढ़ी है एन फेरों की कुंडलियां, उसी तरह की ये भी कुंडली है और सीधा सा है कि कुंडली से ही तो हम चुंबक बनाएंगे। और ये यहां से तार को हमने इस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की है, ये तार हमने ऐसे ले आए। अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हमने यहां पर जोड़ा है विभक्त वलय जोड़े हैं। विभक्त वलय का मतलब कुछ नहीं है, इस तरह की हमने ये ऐसे दो इस तरह से वर्ताकार वलय जोड़ दिए, हमने दो वर्ताकार इस तरह की वलय जोड़ी है, इसे हम विभक्त वलय बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? विभक्त वलय बोलते हैं। इसका नाम जो ये है, इस तरह की संरचना हमने बनाई, इसे हम विभक्त वलय बोल रहे हैं। ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। मान के चलो ये वाला विभक्त वलय हमने इसका नाम P दिया और इस वाले का नाम Q दिया, दे दिया, कोई दिक्कत? अगर यहां तक आप मेरी बात को समझ गए तो नेक्स्ट देखो, यहां तक देखो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाना कि कहां पर हमने क्या लगाया है। डायग्राम जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलो ये बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई, यहां पर हमें एक पिस्टन भी बनाना है, लेकिन छोड़ो। अब हम लोगों ने इस कुंडली जो विभक्त वलय है इसके बीच में हमने एक पिस्टन लगा हुआ, हमने यहां पर क्या लगाया हुआ है? ये पिस्टन लगाया हुआ है। ये हमने क्या लगाया? पिस्टन। यहां हमें इसे क्या कह सकते हैं? धुरी कह सकते हैं। ये पिस्टन है, यहां हम इसे क्या कह सकते हैं? धुरी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है यहां पर हमने इसको किससे जोड़ा है? ये ब्रूस है, ब्रूस। ये एक ब्रूस कह सकते हैं इसे। एक ब्रूस मान लो, ये वाला मान लो x है और ये वाला y है, और इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रूस कह रहे हैं। अच्छा ब्रूस कुछ नहीं है, ये किसके बने होते हैं? ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। सामान्यतः ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। और बच्चा आपको पता होगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक की कुचालक, कुचालक की सुचालक, सुचालक होता है, ठीक है। अच्छा यहां तक बातें आपको समझ में आ गई, तो नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि हम लोगों ने इसे ये वाले जो है इन लोगों को, इन ब्रूसों को हमने किससे जोड़ दिया है? किसी भी विद्युत धारा देने के लिए हमने जोड़, यहां पर हमने कुंजी लगा दी और ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अगर यहां तक आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे की बात कर लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक बात, क्लियर बात है ना? ये यहां तक हम लोगों ने इस तरह से इसको जोड़ा तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सिंपल सा है। ये ए बी सी डी आयताकार हमने कुंडली बनाई है, एक एन सिरा चुंबक का, एक एस सिरा, दो सिरों के बीच में हमने क्या रखा? मान लो ये चुंबक है, इस दो चुंबक है, एक इसका ये एन सिरा लिया, एक का एस सिरा लिया, और बीच में हम लोगों ने क्या रखी? कुंडली रखी है। क्या रखी है? कुंडली है। कुंडली हमने आयताकार इसलिए बनाई है क्योंकि हमें इससे आसानी से पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो बल लगता है वो किस साइड में लगता है। कल हमने बात करी थी ना, बल की बात करी थी कि नहीं करी थी? ये बताओ मेरे को। करी तो थी। देखो हमने दो नियम पढ़े, एक तो इस वाले यानी कि दाहिने हाथ का नियम पढ़ा जो कि क्या बता रहा है? अंगूठे वाला। और ये वाला जो नियम था फ्लेमिंग ने दिया, वाम हस्त। वाम हस्त का मतलब हम कह सकते हैं बायां हाथ। अब इसने बहुत गजब का नियम दिया था, इसी के नियम पर, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं, ये जो मोटर चल रही है ना, ये फ्लेमिंग ने हालांकि दो नियम दिए थे, अभी हमने एक ही पढ़ा है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर काम करेगी। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम याद करो, सिंपल सा ऐसे हाथ कर लो। सिंपल सा हाथ कैसे कर लो? ऐसे कर लो। हाथ ऐसे कर लिया। अब बताओ मेरे को, ये तीनों लंबवत है कि नहीं है? तीनों लंबवत है कि नहीं है? आप कहोगे सर है। तो अब बताओ ये तीनों लंबवत है तो आप मेरे को, पहले ही मैंने आपको बताया था, ये अंगूठा है वो किसकी दिशा बताता है? बल की दिशा बताता है। और ये
ये हम कह सकते हैं तर्जनी अंगुली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो ये मध्यमा अंगुली, मध्यमा कह सकते हैं इस वाली को, ये मध्यमा अंगुली आपके किसकी दिशा बताएगी? विद्युत धारा की दिशा बताएगी। अब बताओ, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से हम लोगों ने प्लस से करंट जाएगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ से होते हुए इसके अंदर होते हुए ये इसके अंदर यूं जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कहोगे सर जाएगा। अब बताओ, ये हमारी मध्यमा अंगुली है, ये मध्यमा अंगुली किसको बताती है? विद्युत धारा को बताती है। अब ने हमने ये इस तरह से विद्युत धारा है, अब ऊपर की ओर जा रही है ना, ये देख लो, इस तरह से हम कह सकते हैं, ये इसकी तरफ करूंगा तो ये आपको बातें समझ आएंगी। इस तरह से ये कैसे हो गया? गड़बड़ हो गया। ये लो, ये इस तरह से ये आपकी धारा है, इस तरह से ये धारा है, तो इसका जो बल लगेगा, इस पर एक बल लगेगा, अंगूठा की दिशा जो होगी वो इस तरफ लगेगा बल, यानी कि ये इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, ये नीचे की तरफ इसके बल लगेगा, इस तरह से नीचे की तरफ लगेगा। और जबकि इसके ऊपर की तरफ बल लगेगा, क्योंकि ये नीचे आ जाएगी, यानी कि विद्युत धारा ऐसे आएगी, विद्युत धारा ऐसे आएगी तो बल इस साइड में लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे मान लो ये आयताकार ये है, अगर ये नीचे है, यानी कि नीचे की तरफ करंट जा रहा है, अंगुली मध्यमा नीचे है, तो ये अंगूठा इस साइड में है, अंगूठा आगे की तरफ है, यानी कि बल आगे की तरफ लगेगा। अब हम दूसरी एक चीज बताते हैं आपको, यहां से इस किताब से समझते हैं। अब आपको यहां पर ही देखना है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहां पर तो बल ऐसे लगेगा, ऐसे का मतलब इसको, ये किताब है ना, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये वाला बल इसको ऊपर करेगा, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए किताब। अब आप कहोगे सर किताब ऐसे हो गई, तो फिर ऐसे आ गई, ऐसे किताब हो जाएगी, तो ये ए सिरा है कि नहीं है? ए बी वाला है कि नहीं है? अब ये काले वाला ऐसे समझो, ये ए और बी है, और ये वाला सी और डी है। इस सी पर ऐसे बल लग रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, आधा चक्कर पूरा हुआ। अब इस पर बल ऐसे लगेगा, कैसे लगेगा? तो ये महत्वपूर्ण बात है, यहां पर आएगा तो ये होगा, ये यहां पर आएगा तो होगा ये कि अब फिर भी आप कहोगे सर इसमें ए में तो करंट ऊपर जा रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें बल ऐसे लगेगा, लेकिन हमारे पास होता ये कि ये जो हमने जो विभक्त वलय बनाए हैं, ये विभक्त वलय क्या करेगा? ये ऐसे घूमेगा ना, ये देखो विभक्त वलय ये यहां था, पहले ये यहां से देखो विभक्त वलय ये यहां था, एक्स यहां था, और ये विभक्त वलय घूमता, ये विभक्त वलय क्या, ये तो ब्रूस हो गया, ये विभक्त वलय पी यहां था पहले। अब ये जैसे ही इसके ऊपर ऐसे बल लगा, इसके ऊपर ऐसे लगा, तो ये विभक्त वलय यहाँ आ गया, यानी कि अब y के साथ जुड़ गया, और आपको पता है y के साथ जुड़ गया, और ये वाला q विभक्त वलय x के साथ जुड़ गया। अब आप बताओ, x के साथ जुड़ गया, अब इसमें करंट ऐसे जाएगा, अब करंट इसमें ऐसे जाएगा, तो अब ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, तो इसको अब वापस इसको क्या होगा? अब इसको इस पर ये वाला हमारा सी डी पोर्शन होगा, इस पर वापस ऐसे बल लगेगा, अब ये वापस और इस वाले पर ऐसे बल लगेगा, और ऐसे ऐसे होता रहेगा, यानी कि ये ऐसे 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 घूमता रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी कि कहने का मतलब ये, अब ये इस पर ऊपर करंट जा रहा है, जैसे ये घूमेगा तो ये वाला जो विभक्त वलय ये इस पर आ जाएगा, और ये वाला विभक्त वलय जो है वो इस पर आ जाएगा। तब ये सी डी इधर आ जाएगा, तो सी डी इधर आएगा, तो ये सी डी प्लस के साथ जुड़ेगा, तो धारा ऐसे हो जाएगी, तो इसमें वापस बल उल्टा लग जाएगा। और इस तरह से अगर बल उल्टा लगता रहेगा तो ये इस तरह से ऐसे 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 घूमता रहेगा, लगातार घूमता रहेगा। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आई तो बेटा दूसरी बार इस वीडियो को वापस पूरा होने के बाद एक बार और देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना या मैसेज कर देना, हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जो बच्चा समझ जाएगा ना वो इसको कहीं गलत नहीं करेगा। ठीक बात। चलो, ये चुंबक क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में हम रख रहे थे तभी तो ये बल लगता था। हमने बताया था ना, फ्लेमिंग का जो हस्त नियम था, वाम हस्त नियम था, उसमें हमने क्या करा था? चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखा था तभी तो बल लगता था। तो ये चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बल लगता है, जिसकी वजह से कुंडली घूमती है, ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाती है। घूमती है तो ये पिस्टन घूमता है, कुंडली से ये यहाँ से जुड़ा रहता है, और ये पिस्टन
और ये पूरी कुंडली, पिस्टन और पूरी कुंडली जो है वो मिला करके, है ना, ये या कुंडली वगैरह मिला करके पिस्टन है, ये कुंडली है, यहाँ पर लोहे की रॉड वगैरह होती है, ये सारा मिला करके क्या कहलाता है, ये आर्मेचर कहलाता है। मिला करके क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है। क्लियर बात। अच्छा, यहाँ पर ये चुंबकें जो रखी है हमने, जब आप व्यावसायिक मोटरें बनाओगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटरें बनानी है, बनाने के लिए बेचने के लिए बनानी है, तो हम यहाँ पर चुंबक नहीं रखेंगे। हम कौन सा चुंबक रखेंगे, विद्युत चुंबक रखेंगे। कौन सा भाई, अपन जो परमानेंट वाले चुंबक नहीं लाएंगे जो माइक में वगैरह लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हम विद्युत चुंबक रखेंगे। कौन सा चुंबक रखेंगे, ये विद्युत चुंबक रखते हैं। जो व्यावसायिक मोटरें होती है, जो पंखे वंखा होते हैं ना, तो उसमें चुंबक आपको नहीं दिखेगी। चुंबक नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगा, हमें दिखेगी विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक क्या होती है, क्या होती है बताओ, आप ही तो बताओगे। क्यों बताओगे आप, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि नहीं रखा। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक लगाएंगे, इससे क्या होगा, मतलब शक्ति बढ़ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी। तो इस तरह से। और दूसरा, ये एक विद्युत धारावाही कुंडली एक नहीं लगाते हम, यहाँ पर बहुत सारी कुंडलियां लगाते हैं हमने। ये आपको हालांकि कुंडलियां गोल भी हो सकती है, आप पंखा देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लपेटे हुए कुंडलियां लगी होती है, ठीक है ना, तो वो होती है। ऐसा नहीं, ये तो हमने इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चल जाए कि ये यहाँ पर ऐसे बल लग रहा है और इसके ऊपर ऐसे लग रहा है, फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ से जुड़ जाएगा, फिर इसके ऊपर ऐसे लगेगा, तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है ना, बात समझ आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट की बातें हम पढ़ेंगे कल हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। उसके बाद आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी हमारे अर्धवार्षिक एग्जाम की। हालांकि ये भी तो अर्धवार्षिक में आएगा, तो ये सारी चीजें। और विद्युत मोटर या जनित्र, इन दोनों में से कोई ना कोई तो एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। इसका सिद्धांत पूछ लेते हैं, ये क्या करता है, कैसी युक्ति है, कौन सी धारा को, विद्युत धारा को किस में बदलता है, कौन सा, है ना, ऐसी चीजें सारी पूछी जा सकती है। डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या लगता है। वे विभक्त वलयों का काम क्या है, ये इस तरह से एक बार इधर जुड़ जाता है और एक बार इधर जाता है, यानी कि ये क्या करता है, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। क्या करता है, दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ठीक है, धारा को परिवर्तित कर देता है। पहले मान लो, पहले ये P यहाँ था तो इसके साथ प्लस वाली धारा आ रही थी, फिर ये इधर चला गया P Y के साथ, तो इसके साथ माइनस वाली धारा आ रही है। ठीक है, ये दिक् परिवर्तक की तरह कार्य करता है। इसका मेन काम ये होता है, जिसकी वजह से ही, इनकी वजह से ये कुंडली लगातार ऐसे घूमती रहती है। अगर ये नहीं होता ना तो कुंडली कैसे घूमती, तो पता है कुंडली ऐसे घूमती, जैसे ये मान लो किताब है, तो जैसे ये ऐसे घूमती, फिर वापस ऐसे आती, फिर ऐसे आती, ऐसे आती, ऐसे आती, ऐसे आती। समझे आप बात को, क्योंकि फिर ऐसे आते ही इस पे बल ऐसे लगने लगता है ना। तो ये बातें हैं। ठीक है, ये बातें सारी समझ में आ गई होगी ना। चलो भाई, इतनी ही महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करते हैं अभी, बाकी की बातें हम पढ़ेंगे कल। उसके बाद हम एग्जाम की तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बेहतरीन चीज़ें एग्जाम के लिए हम आपको बताएंगे, टिप्स बताएंगे। तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें, ताकि वो भी सारे बच्चे जुड़ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अर्धवार्षिक एग्जाम तक आप लोग हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, तो 1000 स्टूडेंट्स जो है वो तो ले ही आओगे, है ना। तो ले आ जाओगे तो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना बहुत मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि मेरे को एक और ये भी खुशी होगी कि जो बच्चे अपना कहीं और समय वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना समय अगर पढ़ाई में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए, आपके माँ बाप, परिवार के लिए, सबके लिए अच्छी बात है। ये बात है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाया जाए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।